नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय चंद्राकर, शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग में सहायक प्राध्यापक हूं। हमारे आज का वीडियो का विषय है समुदाय, कम्युनिटी। यह टॉपिक छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों के बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई के पाठ्यक्रम में शामिल है। समुदाय समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत एक प्रमुख अवधारणा है। दैनिक जीवन में समुदाय शब्द का प्रयोग हम सभी करते ही रहते हैं, कभी हिंदू समुदाय के रूप में, मुस्लिम समुदाय के रूप में, कभी ब्राह्मण समुदाय के रूप में या जैन समुदाय के रूप में आदि। किंतु समाजशास्त्र में समुदाय एक भिन्न अवधारणा है, या यूं कहें कि इससे भिन्न अवधारणा है। समाजशास्त्र में किसी गांव, कस्बे, नगर, महानगर, प्रदेश अथवा देश को समुदाय के उदाहरण के रूप में हम मान सकते हैं। समुदाय मनुष्यों का एक ऐसा क्षेत्रीय समूह होता है जो अपनी सभी आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति क्षेत्र विशेष में रहकर ही कर लेता है। समूह में निरंतर रहने के कारण सभी सदस्यों में हम की भावना या सामुदायिक भावना विकसित हो जाती है। समुदाय अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द से लिया गया है और अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों कम तथा म्यूनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। समुदाय के संदर्भ में अनेक समाजशास्त्रियों ने कुछ विचार व्यक्त किए हुए हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। ऑकबर्न नेमकॉफ के अनुसार एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशेष हित में ही भागीदार नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या स्थितियों में भाग लेते हों, तब ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। अब हम समुदाय की विशेषताएं या आवश्यक तत्वों की चर्चा करेंगे, जिनके आधार पर समुदाय को चिन्हित किया जा सकता है। सबसे पहली विशेषता या आवश्यक तत्व है व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। समुदाय के निर्माण का सबसे पहला आधार व्यक्तियों के समूह का होना है। बिना व्यक्तियों के समूह के कोई भी समुदाय निर्मित नहीं हो सकता। दूसरी विशेषता है निश्चित भूभाग। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के समूह का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से निवासरत होना है। समुदाय में निश्चित भूभाग पड़ोस या गांव से शुरू होकर संपूर्ण संसार तक पहुंच जाता है। तीसरी विशेषता सामुदायिक भावना या हम की भावना है, जिसे हम वी फीलिंग्स भी कहते हैं। निश्चित भूभाग में रहने के दौरान क्षेत्र में होने वाली सभी प्रकार के गतिविधियां में भाग लेते रहने से उनमें निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है, जिससे उनमें हम की भावना या समुदाय के प्रति विशेष लगाव उत्पन्न हो जाता है। या ये कहें कि समुदाय के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक सदस्य या समूह के सदस्य निरंतर समुदाय में रहते हैं और उस दौरान वहां के होने वाली प्रत्येक प्रकार की गतिविधि, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, उनमें निरंतर भाग लेते रहते हैं। इस दौरान अंतःक्रिया बराबर होती रहती है और इसी अंतःक्रियाओं के निरंतर होते रहने के कारण सभी व्यक्तियों में हम की भावना विकसित होने लगती है। सामुदायिक भावना के अंतर्गत मुख्य रूप से हम तीन बातों को देख सकते हैं। पहला, हम की भावना या अभिव्यक्ति का पाया जाना। दूसरा, योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना। तीसरा, निर्भरता की भावना। ये तीन बातें समुदाय के अंतर्गत होनी बहुत आवश्यक है और ये तीनों जहां पाई जाती है हम मान सकते हैं कि वहां पर सामुदायिक भावना या हम की भावना
है। चौथा, स्वतः विकास, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। समुदाय का निर्माण कुछ व्यक्तियों द्वारा सोच समझकर या नियोजित प्रयत्नों द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह स्वतः निर्मित होता है, स्वतः विकसित होता है। यह कोई भी नहीं बता सकता कि किसी गांव या नगर का प्रादुर्भाव कब हुआ है। पांचवी विशेषता, स्थायीपन, परमानेंसी। समुदाय का प्रत्येक सदस्य अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करता है। समुदाय और अपनी प्रकृति से स्थायी भी होते हैं। छठवां, विशिष्ट नाम, स्पेसिफिक नेम। सभी समुदायों का अपना एक नाम होता है या यूं कहें विशिष्ट नाम होता है। उसका अपना एक इतिहास होता है जिसके आधार पर सदस्यों में हम की भावना विकसित होती रहती है। सातवां, मूर्तता, कॉन्क्रीटनेस। एक क्षेत्र विशेष में बसे मनुष्यों का समूह होने के नाते हम इसे देख सकते हैं, अतः यह एक मूर्त अवधारणा है। आठवां, व्यापक उद्देश्य, एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव्स। इसका उद्देश्य अत्यंत व्यापक होता है। यह समुदाय विशेष में रहने वाले सभी व्यक्तियों के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। नौवां, सामान्य जीवन, कॉमन लाइफ। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन समुदाय में व्यतीत होता है। समुदाय के रीति रिवाज, परंपराएं, तीज त्योहार, विश्वास, उत्सव, संस्कार आदि सदस्यों में हम की भावना को विकसित करते रहते हैं। समुदाय में ही व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। 10वां, सामान्य नियम व्यवस्था, कॉमन रूल्स। समुदाय के नियम लोगों के व्यवहार को नियमित एवं निर्देशित करने के साथ ही उन पर नियंत्रण भी बनाए रखता है। इन सामान्य नियम व्यवस्था के कारण ही समुदाय विशेष के सदस्यों के व्यवहार में समानता पाई जाती है। 11वां, आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के द्वारा कर लिए जाने के कारण समुदाय को आत्मनिर्भर माना जाता है। यह विशेषता आदिम समुदायों एवं जनजातीय समुदायों में अधिक पाई जाती है तुलनात्मक रूप से नगरीय समुदायों के। 12वीं विशेषता, अनिवार्य सदस्यता, कंपल्सरी मेंबरशिप। अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी समुदाय की सदस्यता अनिवार्यतः ग्रहण करनी पड़ती ही है। अब हम आते हैं समुदाय के प्रकारों पर। अनेक समाजशास्त्रियों ने समुदाय के प्रकारों के बारे में बताया है। हम उनकी चर्चा क्रमशः करेंगे। मैकाइवर एवं पेज ने समुदाय के 3 प्रकार बताए हैं। पहला, ग्रामीण समुदाय जो कि गांव में निवासरत होते हैं। दूसरा, नगरीय समुदाय, ये ऐसे समूह हैं जो कि नगरों में निवास करते हैं। तीसरा, क्षेत्रीय समुदाय, किसी एक क्षेत्र विशेष के समुदाय को यदि हम अध्ययन करते हैं तब ऐसी स्थिति में उसे हम क्षेत्रीय समुदाय के दायरे में रख सकते हैं। हेंगेट नाम के समाजशास्त्री ने क्षेत्र विस्तार के आधार पर समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं। पहला गांव, दूसरा कस्बा, तीसरा नगर और चौथा क्षेत्र। रॉबर्ट रेडफिल ने समुदाय के 2 प्रकार बताए हैं। पहला लघु समुदाय, दूसरा वृहद समुदाय। लघु समुदाय किसी गांव या कस्बे के रूप में हम ले सकते हैं जहां मानवीय जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है या यूं कहें कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती हो। दूसरा वृहद समुदाय जो कि किसी नगर या महानगर या प्रदेश या देश के स्तर का हो सकता है, यह अत्यंत वृहद हो सकता है। किंग्सले डेविस ने समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं। पहला आदिम समुदाय, दूसरा सभ्य समुदाय, तीसरा ग्रामीण समुदाय और चौथा नगरीय समुदाय। आदिम समुदाय प्राचीन कालीन समुदाय जो कि आज भी वनवासी के रूप में है। ऐसे समुदाय को हम आदिम समुदाय के अंतर्गत ले सकते हैं। सभ्य समुदाय जो कि नगरीय जीवन में रह रहे हों या
जिनमें सभ्यता का विकास हो चुका हो। तीसरा ग्रामीण समुदाय जो कि गांव में निवासरत है। और चौथा नगरीय समुदाय अर्थात नगरीय सभ्यताओं से युक्त समूह जो कि समुदाय के दायरे में आ सकते हैं, उसे हम नगरीय समुदाय किंग्सले डेविस ने माना है। बुगार्डस ने भी समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं। पहला ग्रामीण समुदाय, दूसरा नगरीय समुदाय, तीसरा प्रादेशिक समुदाय और चौथा राष्ट्रीय समुदाय। इस प्रकार अंत में हम कह सकते हैं कि समुदाय निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो हम की भावनाओं से बंधे होते हैं और एक सामान्य संस्कृति का निर्माण कर अपने व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इसलिए बुगार्डस ने कहा है कि समुदाय का विचार पड़ोस से आरंभ होकर संपूर्ण संसार तक पहुंच जाता है। धन्यवाद।